नाजरीन, आदाब, सलाम वालेकुम। और हमारे आज शाम के मेहमान जनाब नदीम अख्तर साहब जो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको भी मैं सलाम कहती हूँ। नदीम साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। तहरीक बकाए उर्दू के इल्मी अदबी फेसबुक पेज पर हम हर शाम की तरह अपने मेहमान को लेकर यहाँ पर आ गए हैं। और आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक बेहतरीन अदीब, जिन्होंने ख़ास तौर पे बच्चों के अदब पर बहुत सारा काम किया है, वो हमसे जुड़े हुए हैं। और हमने अपने नाजरीन की ओर से उनका इस्तकबाल किया है। तो नदीम साहब, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का तरीका है, एक जिस सिलसिले से हम बात करते हैं, जिस तरतीब से हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम जो हमारे मेहमान होते हैं उनके बारे में जानते हैं और उनका एक तारुफ लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक मुदीर हैं, नवाए अदीब नाम का महाना अखबार आप निकालते हैं, और जिसका जिसकी बहुत अहमियत है मुझे लगता है, क्योंकि उसमें बच्चों के अदीबों को आप लेकर चलते हैं और बहुत ज़रूरी बातें उसमें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले मैं जी चाहूँगी कि आप जी जी, बहुत बच्चों के शुक्रिया अदब पर बात करने से पहले, जी जी, हम लोगों की आवाज़ थोड़ी सी इंटरनेट की वजह से आगे पीछे पहुंच रही है, तो मैं माजरत चाहती हूँ हमारे नाजरीन से कोशिश भी। करेंगे आवाज़ तो सही मैं तरीके ये से आप तक पहुंच सके। जी, नेट की। जी 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 जी। जी, आपकी आवाज़ पहुंच रही है अच्छा, अभी। फिर तो बहुत शुक्रिया। जी मैं जी, मैं सबसे पहले तो आपका भी मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ के तहरीक बकाया अदब का जो है वो तहरीक उर्दू का तहरीक बकाया उर्दू का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके आपके साथ साथ इरफान आरिफ साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि वो मुसलसल मेरे साथ राब्ते में रहे। और हिंदुस्तान में जो है वो हमारे बहुत ही प्यारे सराज साहब, उनके साथ मेरा तो एक रब्ता रहता है। और ये बड़ा मैं देख रहा था पिछले दिनों आपका फेसबुक पेज भी और आपकी तहरीक के काम भी। और अरफान साहब से भी मेरी बात हो रही थी इस मामले के ऊपर कि यकीनन ये बिलाशुबा हमारी उर्दू जो कौमी हमारे पाकिस्तान में कौमी ज़बान है चूँकि उर्दू ना। तो मैं तो चूँकि पंजाबी हूँ, तो मेरे जो आबा व अजदाद हैं वो हिंदुस्तान से ही बिलोंग करके यहाँ पाकिस्तान में पहुँचे थे। जिन दिनों ये बरसगीर के अंदर जो मामले बने और जो हमारे बंटवारे का जो एक मामला था। अलबत्ता ये है कि चूंकि हमारी कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है। और मेरे लिए ज़्यादा जो ये चीज़ थी कि जब मुझे पता चला कि इरफान आरा साहब से रब्ता हुआ और जब उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन की, इस चीज़ पर बात की, तो मेरे लिए बड़ी वो खुशी की बात थी कि चलो ये है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी उर्दू को संभालने वाले, उर्दू को जिंदा रखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा ये एजाज की बात है कि मैं यहाँ पाकिस्तान से बैठ के अपने हमसाया मुल्क में उस तहरीक का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ और वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, अपना हिस्सा डाल रहा हूँ इस तहरीक को जो है परवान चढ़ाने में। और जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात की बात है, मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान में जो है जो बच्चों के जो रसाइल इस वक्त शाया हो रहे हैं, बच्चों के अदब के ऊपर जो काम हो रहा है, उसमें चंद एक नुमाया शख्सियात ने मुझे लिखने के हवाले से हो, उसमें चाहे शार्ट स्टोरी है, उसमें मुख्तसर अफसाना है, उसमें फीचर है, उसमें इंटरव्यू है, उसमें इवन के रिसर्च जो है तहकीक, और इसके साथ साथ नावल निगारी है। तो इन तमाम चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। और अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं पाकिस्तान के तकरीबन जितने भी सफ़े अव्वल के रसाइल हैं उनमें मैं छप रहा हूँ। और ये मेरा जो सफ़र है जी ये आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये सफ़र 1995 से लेके यानी 25 साल मुझे हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ बच्चों के अदब के हवाले से। क्या बात तो है। यूँ समझ लें कि अपनी ज़िंदगी मतलब का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है मैं बच्चों के अदब के लिए मैंने जी वो त्याग दिया हुआ है। और जी यही कोशिश है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जो है जो मुझसे हो सकता है वो पाकिस्तान में रहते हुए जो है बच्चों के अदब के लिए कुछ कर पाऊँ। हो सकता है मेरे ज़िम्मे कुछ मेरे रब ने मेरे कुछ जिम्मेदारियाँ लगाई हों, तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। और बस यही बेशक। है जी मेरा मुख्तर तारुफ। जी बेशक।
25 बरस हो गए आपको बच्चों के लिए, बच्चों के अदब के लिए काम करते। मतलब जो दो नस्लें बड़ी हो गई, और उस हवा में जीते बिल्कुल हुए नहीं, उसमें दो आपने। नस्ल तो नहीं कह सकते। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमने जब लिखने जी का आगाज़ किया तो मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। और 8वीं जी। क्लास के बाद फिर बेटर 10वीं और फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद अब हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाना शुरू हो गए हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि जी पहली नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो चुके हैं, कह बिल्कुल सकते हैं हम। बिल्कुल आ चुके हैं। और 25 बरस काफी तवील वक्त होता है कुछ भी चीजें बनाने या बदलने के लिए। मैं आपसे जानना जी चाहती हूँ, बिल्कुल। बच्चों के अदब पर आपने बड़ा काम किया है, लेकिन हर चीज की बुनियाद और हर चीज की जो जड़ होती है, हर चीज का एक रूट कॉज होता है कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, किसी काम को हमने अपने लिए क्यों इंतखाब किया है। तो इससे पहले कि आपने बच्चों के लिए क्या काम किया उस पर बात हम करें, आप जब आप खुद बच्चे थे, जब आपका बचपन था, जब आप तालीम हासिल कर रहे थे, तो उस समय आप कहाँ थे, माहौल क्या था आपके आसपास, आपकी तालीम और तरबियत में किन किन लोगों ने बड़ा असर किया, असर दिया अपना। और आपके लिए जब बच्चे थे तो आपको अदब के तौर पे क्या चीजें मैसर थी, किस तरह की किताबें, किस तरह के रिसाले, किस तरह की चीजें जो बच्चों को चाहिए होती हैं, वो आपकी जनरेशन को कितनी मिली हुई थी वहाँ पे। मैं ये समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत उस दौर से गुजरा हूँ कि ये वो दौर था जब वाक़तन जो है हकीकत में, जब हमारे सामने बहुत सारे मीडियम नहीं थे, जब इंटरनेट नहीं था, जब वीडियो गेम्स नहीं थी, और हमारे पास सिर्फ एक टेलीविज़न हुआ करता था। जैसे आपके हिंदुस्तान में तो बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न के नाम से, पीटीवी इसको कहते हैं। जी तो यहाँ पाकिस्तान में एक पीटीवी हुआ करता था, और जिसमें ड्रामा भी सिर्फ एक चला करता था रोज़ाना, डेली की बुनियाद के ऊपर। और रात 11 बजे के बाद वो भी बंद कर दिया जाता था नशियात उसकी। तो ये वो दौर था, 80 की दहाई आप कह सकते हैं। आज से जी तकरीबन कोई 40 साल पहले की बात हम करते हैं। तो मेरी, जी जी जी। अच्छा, तो 80 की दहाई की बात कर रहे हैं। तो ये वो दौर था जिस वक्त हम चूंकि बच्चे थे, तो हमारे पास स्कूल के अलावा और इसके अलावा खेलना, और खेलने के अलावा और कोई मसला नहीं था, या दिलचस्पी की कोई चीज़ नहीं थी जिससे हम दिलचस्पी जिससे ले सकें। तो उस वक्त ये होता था कि उस वक्त रसायल, मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, यहाँ पाकिस्तान आर्मी में। तो वालिद साहब को चूंकि रसायल पढ़ने का शौक इसलिए था कि यहाँ पे हमारे एक यहाँ पर रोजनामा अखबार है, वहाँ का उनका एक वीकली मैगजीन आता है अखबार जहाँ के नाम से, जो यकीनन हिंदुस्तान में भी पढ़ा जाता है और दुनिया पूरी में पढ़ा जाता है उसको, अखबार जहाँ को। तो अखबार जहाँ मेरे वालिद साहब घर पे बनाया, वो उन लगवाया हुआ था। तो मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब मुझे वो उसमें से कहानियां पढ़ के सुनाया करते थे रात को। तो ये वो दौर था जिस दौर में नानी और दादियाँ कहानियां सुनाया करती थी। तो मुझे नानी और दादी ने तो शायद नहीं सुनाई कहानी, लेकिन यह है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे उस अखबार जहाँ से पढ़ के जो है वो सुनाई, कहानी सुनाई। तो ये एक उस वक्त बना कि मैंने उस वक्त मेरे अंदर शौक पैदा हुआ कहानी सुनने का। और फिर वही वो दौर था, कोई 85 का गलबन दौर था, कि जब मुझे एक बुक स्टॉल के ऊपर कुछ मैग, तो उस दौर में 25 पैसे कीमत थी, 25 पैसे, 50 पैसे। 1 रुपए का कंसेप्ट तो कभी सोचा नहीं था कि 1 रुपया भी, 1 रुपए की कोई चीज़ आएगी। तो उस वक्त जो कि 1 रुपया बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त। तो जी ये हुआ कि वहाँ से वो लिखने का, वो पढ़ने का शौक पैदा हुआ। तो पढ़ते पढ़ते फिर जब मैं 8वीं क्लास में पहुंचा तो उस वक्त तक बहुत कुछ पढ़ चुके थे पाकिस्तान में रहते हुए। तो फिर हम लोग अब्बू की रिटायर्ड के बाद हम लोग लिया, यहाँ पंजाब का एक ज़िला है, ज़िला लिया, लिया। लैया। तो जहाँ पे मैं, जी जी जी, लिया ये पंजाब का ज़िला है एक ना। तो वहाँ पे हम, मेरे ननिहाल थे, तो वहाँ पे जब आया तो वहाँ भी मुझे वहाँ जो उनका मेन कस्बा था, तो वहाँ पे मुझे वही रसायल नजर आए जिसमें हम पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ पे टार्जन के, उमरो यार के, आंगलू बांगलू, इस तरह की सीरीज हुआ करती थी उस दौर में, बचपन में जब हम पढ़ा करते थे, जिसको आप अलफ ललवी कहानियाँ कह सकते हैं। तो हमने वो पढ़ना शुरू किया। तो 8वीं में जाके फिर ख्याल आया कि ये लिखने वाले कौन लोग हैं। मुझे आज भी याद है हम्म। कि मैं सोचा करता था कि लिखने वाले हम में से नहीं है, ये जो लिखने वाले हैं वो हमारी दुनिया में से नहीं है।
ये किसी और दुनिया के नहीं। लोग हैं। हाँ, हम्म। तो मैंने उसका जिक्र भी किया किसी रिसाले में। मेरा शुरू में जब लिखना शुरू किया तो रसाइल में खतूत लिखते थे, अपने तासुरात लिखते थे। जी, आवाज़ ठीक आ रही है इरफान साहब? हाँ हाँ आवाज़ ठीक हाँ आ हाँ, रही है? बिल्कुल आवाज आवाज सही आ रही है, आवाज सही आ रही है जी। आपकी सर। तो जी ये वो दौर था प्रतिमा के, जब हम सोचा करते थे कि लिखने वाले हम में से नहीं हैं, किसी और दुनिया के वासी हैं। लेकिन चूंकि पढ़ पढ़ के मुतालिया करके शौक और इतना वो परवान चढ़ा के खुद से फिर कोशिश की लिखने की। क्योंकि जो हम पढ़ते रहे थे वो हमारे ज़हन के अंदर, जब हम पढ़ते थे तो सोचते थे कि ये इस तरह नहीं तो इस तरह होगा तो ये ज़्यादा मज़े का होगा। तो अगर ये लिखने वाले ने ये इसको यूं लिखा था तो ये ज़्यादा मज़े का होता। तो यही एक नुक्ता था जिसने लिखने की तरफ माइल किया। और फिर तख्लीक अल्लाह ताला ने सलाहियत भी बस इस तक दे दी। तो फिर लिखने का आगाज़ हो गया। और ये 1995 का दौर था, 90 की दहाई थी, 94 95 की, जब पहली कहानी छपी पाकिस्तान में। यहाँ पे हमारा एक रोजनामा नवाए वक्त निकलता है, उनका एक वीकली बच्चों के लिए सफ़ा आता था फूलो कलियां के नाम से। तो मुल्तान जो है वहाँ से छपता था वो। तो हमारे इलाके में चूंकि वही नवाए वक्त आता था, क्योंकि नवाए वक्त यहाँ पे हमारे हर बड़े शहर से अलग अलग एडिशन छपते हैं। लाहौर से अलग छपता है, मुल्तान से अलग छपता है, कराची से अलग छपता है और इस्लामाबाद से अलग। तो जो मुल्तान का एडिशन था वो हमारे पास आता था, तो उसमें लिखना शुरू किया। तो पहली कहानी ही अल्लाह का शुक्र है कि उसमें वो शाया हुई। तो वहाँ से फिर लिखने का आगाज़ हुआ। और फिर ये हुआ कि पता नहीं चला वक्त का, और फिर लिखते गए। पहली और आपकी जो पहली कहानी आपने लिखी, वो कहानी क्या थी? उस कहानी का मौजू क्या था? उस कहानी को लिखने की वजह क्या बन गई थी? वजह ये बनी थी कि बहुत छुट्टियां, खास होती है गर्मियों पहली की छुट्टियां। कहानी। जी। जी जी। वो ये था कि गर्मियों की छुट्टियां थी और होगी, तो जून का महीना था वो। तो हम्म। फुर्सत करने का कुछ हमेशा सोच रखा था। तो हमारे एक मामू होते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि गर्मियों में जब हम स्कूल का ये की काम कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई हुनर सीखो, छोटा मोटा हुनर जो आने वाली जिंदगी में तुम्हारे काम आएगा। तो हम्म। मैंने कहा अच्छा जी, वो क्या क्या हुनर हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकते हैं, आप कोई चीज़ बना सकते हैं, किसी की दुकान पे जाके खड़े हो सकते हैं, वहाँ पे आप सेल्समैनी कैसे कर सकते हैं, लोगों को कैसे डील कर सकते हैं। तो चूंकि मेरा जो ताल्लुक था वो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक था। मेरे वालिद साहब रिटायरमेंट के बाद जो है कुछ इस तरह के मामला थे जिसमें यूं समझे कि हैंड टू माउथ वाला हिसाब हो गया था। तो फिर जाहिर बात है, जब इस तरह का मामला हो तो फिर सोच भी इंसान की वहीं तक जाती है कि अच्छा, आने वाले वक्त में जो है क्या कर सकता हूँ मैं। तो वो जब मैंने उनसे ये सुना कि ये हुनर सीख सकता हूँ जो आने वाले दिनों में मेरे काम आएंगे, जो मेरे पास छुट्टियों के बाकी दिन होंगे। क्योंकि ननिहाल में तो हम ऑलरेडी थे, ननिहाल में रहते थे हम लोग रिटायरमेंट के बाद। अब तो क्योंकि नानी के पास जाने का कंसेप्ट तो हो नहीं सकता था कि छुट्टी यहाँ जाएंगे। तो वो चूंकि नानी के पास ही थे, तो फिर कहीं जाने का तो सफर था नहीं। तो फिर ये हुआ कि फिर उसी को फिर मैंने कहानी के अंदाज में लिखा कि छुट्टियों छुट्टियों का काम, उसका उन्वान था कहानी का। और मुझे आज भी याद है, 2 अगस्त 1995 का वो दिन था जिस दिन पहली कहानी मेरी शाया हुई फूल कलियां में। और उसमें वही था, कहानी कहानी में बताया गया था कि बच्चे अपनी छुट्टियां कैसे गुजार सकते हैं, उसको अपनी छुट्टियों को जो है वो कैसे वो यही कहानी थी मेरी। इसको कह सकते हैं हम्म। आप ना। तो उसके बाद पहली फिर कहानी। कहानी लिखने का अंदाज तो शायद, जी पहली कहानी वही थी मेरी। हम्म। बस उसके बाद फिर लिखा, और तवातल से लिखा, और फिर मुसलसल लिखते हुए आज तक लिख रहे हैं, और आज तक लिखा ही जा रहा क्या है बात बस। है, क्या बात है। और मैं जी ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल नहीं होता। बच्चों के लिए जी लिखने के बिल्कुल। लिए आपको बहुत संजीदा होना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक गीली मिट्टी को एक आकार दे रहे होते हैं, गढ़ रहे होते हैं, उसे एक शेप दे रहे होते हैं। और जो कुछ बचपन में पढ़ा जाता है वो ताउम्र याद रहता है, हमारे बचपन की पढ़ी हुई कविताएं बिल्कुल और कुछ कहानियां, कुछ खास किरदार आज भी हमारी न सिर्फ जहन का, याददाश्त का, बल्कि जिंदगी का हिस्सा होते हैं, आज तक हैं हमारे साथ। तो नदीम बिल्कुल साहब, ऐसे ही। अब हम लोग अपने मौजू पे आए जो कि बहुत ही संजीदा मौजू है आज का। और आपको उसके पास्ट, प्रेजेंट और मैं चाहूंगी फ्यूचर पर भी हम बात करें।
कि क्या सूरत हाल है जब हम जी बच्चों के अदब की बात करते हैं। वैसे तो अदब बहुत बड़ा जखीरा है। इंसान ने बहुत तख्लीक की है, और अदब को पूरा एक अदब हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारा गाइड भी बनता है, सरपरस्त भी बनता है, और जब जरूरत हो तो दोस्त भी बन जाता है। लेकिन जब एक बच्चे को एक किताब की, एक अच्छी कहानी की, एक अच्छे रिसाले की जरूरत हो, एक अच्छे अखबार की जरूरत हो, तो इसकी तादाद बहुत कम है। मैं न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि अगर पूरी दुनिया की बात करूं तो बच्चों के अदब को लेके या तो फैंटेसी पे काम किया गया है, और या तो फिर बहुत प्रैक्टिकल चीजें जो होती हैं, जिनको हम बाद में कहते हैं कि बच्चे इसको ना ही पढ़ें तो बेहतर है, उस पर काम किया गया है। बहुत कम बिल्कुल। ऐसा काम हुआ है बच्चों के अदब को लेके जो बच्चों की जो नाजुक रगें होती हैं दिमाग की, उनको ख्याल में रखकर, उनको ध्यान में रखकर किया गया हो। आपने इस पर बहुत लंबा काम किया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम इस मौजू पे आपसे बात करें कि आपके हिसाब से बच्चों का अदब कल, आज और कल, बिलखुसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करूं, तो आपके निगाह में क्या है, इसको तफसील से हमको बताएं। कितना काम हम कर पाए हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम कितना निभा पाए हैं इस जिम्मेदारी आपके पीछे सवाल से जुड़ा हुआ है बुनियादी तौर के ऊपर कि जब मैं बचपन की बात कर रहा था तो अ, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो ये 3 अदवार से गुजरा है अब तक। अगर हम देखते हैं कि हम पाकिस्तान से लेके आज तक 3 अदवार हम इसको गिनते हैं कि हमारा बच्चों का दर जो है पाकिस्तान के अंदर 3 अदवार में हम इसको तकसीम कर रहे हैं। जो पहला दौर था वो 19वीं सदी जो आगाज इसको हम कह सकते हैं, तो ये अंग्रेजी जबान अदब का दौर था हमारे यहाँ पे बरसगीर के अंदर और पाकिस्तान में खसूसन। और उस वक्त उसका अच्छा खासा असर हमें आज भी नजर आता है यहाँ पे, जिसको हम तर्जुमा निगारी कहते हैं, जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं या दीगर जो अदब है दुनिया का, वो आज भी उर्दू जुबान में मुंतकिल हो रहा है। तो इस ज़िम्न में जो है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर महकमा तालीम ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया, और जिसकी मिसालें आज भी हमारे जो निसाब में जो नज़र आती हैं। और फिर उस वक्त ये होता था कि हमारे 19वीं सदी के अवाइल की अगर हम बात करें तो मेरे पास चूँकि चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं क्योंकि जहाँ बैठा था जब, तो उससे पहले मैंने कुछ चीज़ें रीराइट कर ली थी। तो हमारे यहाँ पे 19वीं सदी के अवाइल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ अदारे थे, अंजुमनें थी, सोसाइटियाँ थी। मसलन हम बरसगीर में ही चले जाते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज था, और वती कॉलेज था, और वती एजुकेशन सोसाइटी, इनफेक्ट थी सोसाइटी, और हेनरी किंग कंपनी थी एक। और बाद में जो है अंजुमन पंजाब के नाम से ये वो अदारे थे जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया बच्चों के अदब के लिए। और इन्होंने बुनियादी तौर पे इनफादी सतह पे और इज्तमाही सतह पे अपनी कोशिश जारी रखी, और 20वीं सदी तक अपनी कोशिशों को लेके गए। और उन्होंने बहुत सारा इंग्लिश जो लिटरेचर था उसको उर्दू ज़बान में मुंतकिल किया। और ये वही दौर था जो यूँ समझिए आज से 20 साल से पहले तक हमारे तक पहुँचता रहा है मुख्तलिफ रसाइल की सूरत में, और मुख्तलिफ जो है किताबों की सूरत में, किताबों की मजमूओं की सूरत में। अच्छा, उसके बाद ये हुआ है कि बच्चों के जो मुख्तलिफ तालीमी और तफरीही मरहलों को सामने रखते हुए नफ्सियाती तकाज़ों के मुताबिक और ज़िंदगी से हम आहंग जो दरसी कुतब थी, अ, वो वो पाकिस्तान के अंदर तैयार की गई। और गैर निसाबी कुतब भी तख्लीक हुई यहाँ पाकिस्तान के अंदर। और निसाबी कुतब में मिस्टर लारी हमारे पाकिस्तान में जो है उनकी किताबों के तर्जमे, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इस्माइल मैठी अ, जैसे नाम जो थे, उनकी किताबें बतौर ख़ास हम यहाँ पे जिक्र करेंगे और करते रहते हैं, और हमारे मुस्लिम मकाला जात में उनका जिक्र आता है, और हमारे निसाब का भी वो हिस्सा हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैर निसाबी मवाद की, तो ये वो दौर था जो डिप्टी नज़ीर अहमद का दौर था हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। और उस दौर में हाली और आज़ाद, और बाद में इकबाल की हम बात करते हैं, तो उन्होंने बच्चों के लिए मंजूब और मंसूर जो है वो अदब उनका हमारे सामने आया, और जिसकी अहमियत महज तारीखी नहीं बल्कि इल्मी एतबार से भी जो है पाकिस्तान में और बरसगीर में जो है वो काबिल कदर है और काबिल
की कदर के तौर पर जानी जाती है। अच्छा, अब हम आते हैं अगले दौर में, जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया। जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो ये वो दौर था, ये दोनों द्वार की हम बात करते हैं, पिछले द्वार की 19वीं सदी और 20वीं सदी का आगाज, और फिर क्या पाकिस्तान की, जब हम पाकिस्तान के पस मंजर में बात करते हैं, तो पाकिस्तान के पस मंजर में जो 20वीं सदी का आगाज था वो बड़ा शानदार था पाकिस्तान के अंदर। वो शानदार इस हवाले से था कि इस दौर में अगर हम बात करें तो बच्चों का अदब जो है वो मेरे जो लिखा हुआ है चीज़ा, एक्चुअली में थोड़ी सी चीज़ें लिखी हुई थी मैंने अभी यहाँ जी बैठने से बिल्कुल। पहले। वो ये, जी 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 मैं वो यहाँ पे चूंकि उसका अथेंटिक होना जरूरी है यहाँ पे बात करने के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल। और हम नाजरीन को बता दें इस वक्त कि पाकिस्तान से जनाब नदीम अख्तर साहब हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, और हमारे आज शाम के मेहमान जिन्हें आप सुन रहे हैं इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि फिर 47 के बाद की दौर है, तो वो हमारा यहाँ पे एक पैसा अखबार का एक दौर था, और तारुशात के नाम से जो है पाकिस्तान के अंदर एक अदारे ने जो है बच्चों का रिसाला जो निकाला, और वो जो है उस रिसाले ने जितनी धूम मचाई और जितना खूबसूरत अदब तख्लीक किया, और यही वो दौर था जब हमदर्द नौनिहाल हिंदुस्तान से, दिल्ली से उठ के जो है पाकिस्तान में दाखिल हुआ, और हकीम मोहम्मद सईद साहब ने नौनिहाल के नाम से जो है पाकिस्तान में वो जारी किया रिसाला। और ये वो रिसाला था जिसने आते ही अपनी धूम मचा दी पाकिस्तान के अंदर। और जो खूसूसन बच्चे थे, बच्चों का अदब था, उसकी प्रमोशन के लिए, उसके फ़रोग के लिए जितना खूबसूरत अदब उन्होंने तख्लीक करवाया पाकिस्तान में रहते हुए हकीम मोहम्मद सईद साहब ने नौनिहाल के ज़रिए। और बाद में हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अदारा फिरोज संस ने जो है वो तालीम और तरबियत के नाम से यहाँ से रिसाला जारी किया। उस दौर में खिलौना भी था, दीगर रसायल भी थे, लेकिन जो अभी भी मौजूद हैं उसमें नौनिहाल और इसके अलावा तालीम और तरबियत पिछले 70 सालों से या 72 सालों से पाकिस्तान के अंदर छप रहे हैं, और वही जो उनका अंदाज था पुराना, उसी अंदाज को लेकर चल रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान में एक ब्रांड है पाकिस्तान में। और फिर मुख्तलिफ अदारों ने जो बच्चों के लिए किताबें छापी, उसमें हमारे यहाँ पे फिरोज संस्था, शेख गुलाम अली संस्था और दीगर अदारे थे। तो हम ये समझते हैं कि बाद में भी जो हमारे साथ यूँ समझ लम्हा फिक्रिया कह लें, या हमारे साथ जो जुल्म हुआ हमारे बच्चों के साथ, वो ये हुआ है कि हमारे बाद की नस्ल के लिए वो रसायल, वो किताबें, वो अदारे, वो इसलिए नापैद होते चले गए क्योंकि यहाँ पे, जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था, कि हमारे यहाँ पे मीडियम इतने ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें इंटरनेट सबसे बड़ा वबाल जान बना हमारे बच्चों के लिए। और अमूमन तो ये कहा जाता है कि इसमें हिंदुस्तान तो बहुत आगे निकल गया है वैसे, जो सच्ची बात है कि मीडिया, जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो यूट्यूब चैनल और वीडियोज़ और मुख्तलिफ जो करेक्टर हैं, इसमें जितना ज़्यादा काम हिंदुस्तान ने आगाज़ में कर दिया, हम तो शायद अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे। जो हकीकत है वो यही हकीकत है, और हमारे बच्चे हिंदुस्तान के उन बिल्कुल। चैनलों के जेरे जेरे असर, जिसमें भीम भी था, जिसमें दीगर जो आपके जितने भी करेक्टर हैं, कार्टून हैं, और डोरीमोन, डोरीमोन था। जी। आज से 5 साल पहले, हाँ हाँ, डोरीमोन था जी। और दीगर था, कि हमारे यहाँ पे बड़ी बहस चली कि हम अपने बच्चों को इनके हिसाब से कैसे निकालें बाहर। और इस पे बाकायदा यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज भी हुई, यहाँ पे बड़े बड़े सेशन भी रखे गए, यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इसका अच्छा तस्करा हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे गलती भी हमारी ही हुई थी कि हम भी शायद जो लिखने वाले थे, वो बच्चों को ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक जो है उनको तफरीह मुहैया नहीं कर सके, और उसकी कमी जो शिद्दत से महसूस की हमने। और फिर ये हुआ है कि हमारे लिखने वालों में से ही बहुत सारे ग्रुप ऐसे सामने उभर के सामने आए जिन्होंने अपने लिखने का अंदाज बदला, और फिर हम लोग फिर वो कॉमिक स्टोरीज और कार्टून और उस तरफ फिर हम लोग लौटे वापस। जब हम उस तरफ लौटे तो फिर कुछ ना कुछ ये हुआ है कि वो जो सादा और बिल्कुल एक कलर में जो छपने वाले रसायल थे वो फोर कलर में आना शुरू हो गए,
जिनके स्केचेस नहीं होते तो उनके ऊपर फोकलर जो है इलस्ट्रेशन आना शुरू हो गई। और फिर ये है कि अ, एक फ़रोग़ अदब के लिए जिस तरह हमारे स्कूलों के अंदर किसी दौर के अंदर बज़्म अदब के नाम से हर जुमेरात को जो है, जुम्मे से पहले, छुट्टी से 1 घंटा पहले जो है वो स्कूलों के अंदर एक बज़्म अदब के नाम से एक सेशन हुआ करता था, जिसमें तमाम बच्चे जो है वो सेशन अटेंड किया करते थे और अपनी-अपनी तख्लीक़ात, अपनी नज़्में, अपने गाने, अपने जो भी होता था वो सुनाया करते थे। तो वो दोबारा से उस तरफ हमारे पाकिस्तान में एक तहरीक पैदा हुई और उन्होंने गवर्नमेंट को भी इस तरफ ध्यान दिलवाया कि आप अपने स्कूलों में जो है वो दोबारा से बज़्म अदब का सेशन शुरू करें ताकि बच्चे जो हैं उनकी तवज्जो थोड़ी बटे। तो उसका खातिर-खा असर भी हुआ। उसमें हमारे गवर्नमेंट अदारों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया पाकिस्तान में रहते हुए। जी। बात करते जो हमारा यहाँ का नेशनल अदारा है जो किताबें छापता है और उन्होंने बच्चों के अदब के खुसूसन बच्चों के दिलों के लिए खसूसी गोशा रखा और उसके लिए किताबें शाया करना शुरू किया। बड़ी खूबसूरत किताब उन्होंने छापी और फिर कुछ तहरीकें उठी। उन तहरीकों ने जो है वो बच्चों को इस तरफ राग़िब करने के लिए जो है अपने अंदाज में जो है मुनफ़िद करने का काम करने की कोशिश की। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अभी अब हम बात करते हैं तो तकरीबन कोई 25 के करीब रसाइल जो हैं वो पाकिस्तान से शाया हो रहे हैं और इस वक्त बहुत सारे अदारे जो हैं बच्चों के लिए दोबारा से जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी किताबें और बड़े खूबसूरत अंदाज में किताबें शाया करें ताकि बच्चे जो हैं उन किताबों को देख के उनको एक तो क्योंकि खूबसूरत किताबों में खूबसूरत तस्वीरों की आमेज़िश है, रंग हैं, कलर हैं, तो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तमाम तर वो चीज़ें थी जिससे दोबारा कोशिश की जा रही है जी। वाले की तरफ लेके आएँ, किताब की तरफ लेके आएँ, रिसाले की तरफ लेके आएँ। और जी। इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों के जो ये अदीब चीज, हैं। जी, मैं ये चीज बिल्कुल जी आपसे फरमाइए प्रीतम। जी सर, मैं ये आपसे कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से कि बच्चों को किताबों की ओर, बच्चों को रिसालों की ओर, बच्चों को लाइब्रेरीज की ओर लाने की जिम्मेदारी बड़े लोगों की होती है, अदीबों की है, बिल्कुल ऐसे। पेरेंट्स की है। और क्योंकि और मुश्किल ये है कि हम उस वक्त में जी रहे हैं। अभी तो खैर इस साल एक पेंडेमिक ने हमें बहुत परेशान किया जहनी तौर पे, और हम ऑनलाइन जी इतना चले गए, बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लगी कि हमने बच्चों के हाथ में खुद ब खुद मोबाइल और लैपटॉप दे दिया। इसके पहले हम बच्चों को हमेशा मोबाइल से दूर रहने की सलाह देते थे कि मोबाइल से दूर रखो, टीवी से दूर रखो, लैपटॉप से दूर रखो। लेकिन फिर भी हम ही वो लोग हैं, हम पर ही वो जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, तो हम अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि वो कुछ देर मोबाइल से खेलेगा तो हमारी जान नहीं खाएगा। बच्चे को लत वहीं से लग जाती है और जब वो बड़ा होता है तो किताबों से वो दूर होता जाता है। फिर जिम्मेदारी बिल्कुल आती है ऐसे। वापस उन्हें किताबों से जोड़ने की। तो बेशक आपने बहुत सही फरमाया है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आपने नवाए अदीब के जरिए क्या काम किया, क्योंकि आपने कहा कि इससे बच्चों के जो अदब लिखने वाले राइटर्स हैं बिलखुसूस, आपने आप उनको जगह देते हैं और आपका ये महाना नहीं अखबार है। बहुत अ, जी बहुत शुक्रिया प्रीतम, ये जी। वाकई बड़ा अहम सवाल है। और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी सुनने वाले यहाँ पे नाज़रीन हैं तो वो भी जी इस बात को बिल्कुल। समझें कि ये वक्त की ज़रूरत थी बुनियादी तौर के ऊपर। वो इसलिए वक्त की जी ज़रूरत थी बिल्कुल। कि पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान के दुनिया पूरी में तहकीक का फुकदान हमें नज़र आता है हर शोबे के अंदर। और खुसूसन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, लेकिन दीगर जो ममालिक है यूरोपियन कंट्रीज़ है वो हर चीज़ को तहकीक के ज़मरे में लेके आते हैं और यही वजह है कि उनकी बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक मानी जाती हैं। तो जहाँ पे दीगर हमारे इन मुल्कों में दीगर शोबों के ऊपर तहकीक का फुकदान है वहाँ पे अदब क्या और बच्चों के अदब खुसूसन जो है उसमें तहकीक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और तहकीक इस हवाले से कि पिछले हम अगर 20-25 सालों की बात करें तो आपने भी सुना होगा अपने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों के अंदर और हम भी यहाँ पे सुनते हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों के अंदर कि जब भी बच्चों के अदब के ऊपर बात की जाती है तो वो यही जो मकाला निगार है वो 70 से पहले की बात करते हैं कि 70 से पहले ये होता था, फलां होता था और यूं हो रहा था और बड़ा अच्छा
अच्छा काम हुआ है, और 70 के बाद की वो बात ही नहीं करते। रह तो फिर वो माजी प्रस्त लोग हैं, हम ये समझते हैं। और 70 के बाद क्योंकि वो उम्र में बड़े हो गए, तो उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, बच्चों का अदब पढ़ना छोड़ छोड़ दिया। तो उनके इलम में नहीं है कि 70 के बाद क्या क्या काम हुआ। 70 के बाद अगर हम बात करते हैं तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे 30 सालों से मुझे लगता है कि नदीम अख्तर साहब का इंटरनेट या उनका फ़ोन कहीं या तो हैंग हुआ है या तो कनेक्शन उसका डिस्टर्ब हुआ है। हम्म, नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शायद हमारे मेहमान इस वक्त कनेक्ट नहीं हैं और कनेक्शन उनका बीच में टूट गया है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ और वो फिलहाल स्ट्रीम से बाहर चले गए हैं। आज हम बिलखुसूस बच्चों के अदब पर बात कर रहे हैं और मुझे ये कहने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि तहरीक बकाए उर्दू ने जब अदब पर बात करनी शुरू की तो हमने बराबर से बच्चों के अदब को जहन में रखा, दिमाग में रखा, और लगातार हम दुनिया भर से अदीबों को बुलाते रहे हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते रहे हैं इस मौजू पर बात करने के लिए। जैसा कि हमने आज भी पाकिस्तान से जनाब नदीम अख्तर साहब को बुलाया है बात करने के लिए। वो कनेक्ट फिर से हमसे होने जा रहे हैं। जी नदीम साहब। जी जी माज़ा खाऊं, इंटरनेट की वजह से कोई प्रॉब्लम बन गया। जी जी, कोई नहीं कोई जी नहीं, ऐसा होता रहता है। हाँ जी जी। जी जी। जो ऐसे तकरीबन कोई 5 साल पहले कि पाकिस्तान में तहकीक का बड़ा फुकदान है, और क्योंकि मैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में जाया करता था, और जब वहाँ पे बड़े हमारे जो सीनियर लोग हैं जब मकाला पढ़ते थे, तो उसमें कहीं भी मेरे हम असर लोगों का कहीं जिक्र नहीं होता था, जो मेरे हम असर लोग हैं। और फिर मैंने एक दिन सोचा कि मेरे हम असरों का अगर जिक्र नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ से दुनिया से चला जाऊंगा, तो मेरा भी कहीं जिक्र नहीं होगा किसी बहुत तौर पे ये गहरी सोचा बात, और फिर उस पर बहुत अमल गहरी किया। बात आपने और फिर वक्त, मैंने हर महीने बहुत गहरी बात वक्त रहते सोची आपने नदीम साहब। हम अक्सर ये सोचते नहीं कि हमारे जी बिल्कुल। जाने के बाद क्या मंजर होने वाला है। जी जी जी। जी। तो फिर मैंने कहा कि अगर मैंने यहाँ पे 500 कहानियाँ लिखी हैं, या मेरे साथ वालों ने 1000 कहानी लिखी है, तो वो जो इतना सारा काम उसने किया है मेरे साथ वाले हम असर ने, या उसको 800 कहानी लिखने वाला है, या पूरी जिंदगी उसने जो है बच्चों के अदब के लिए लगा दी है, तो आज वो 25 साल या 30 साल उसको लिखते हुए हो रहे हैं, उसका तज़किरा नहीं होता। हमेशा तज़किरा इसमाइल मैठी साहब का होता है, मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब साहब का होता है, यूपी नज़ीर साहब का होता है। तो हमारा तज़किरा कब होगा? तो फिर जब उसका सामने उसकी वजह सामने आई, तो वो ये हुई कि हमारे जो सीनियर हैं उनको मौजूदा दौर का पता ही नहीं है कि मौजूदा दौर के अंदर हो क्या रहा है। तो फिर ये मैंने ठानी कि उनके लिए, फिर इसका मतलब बच्चों के लिए तो बहुत सारा काम हो रहा है पाकिस्तान में, तो बच्चों का दीपों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो फिर मैंने वो नवाए अदीब के नाम से जो है वो एक अखबार का इजरा किया पाकिस्तान में। अब ये होता है कि हर महीने कम अज कम शायद ही वो खबर रह जाती हो कि बच्चों के अदब के हवाले से, या बच्चों के दीपों के हवाले से, या रसायल के हवाले से, कि जो काम उन्होंने किया होता है, कोई नावल आ रहा है, कोई किताब आ रही है, या किसी की शादी है, किसी का खुदा ना खास्ता कोई वफात पा गया है, किसी ने कोई अचीवमेंट की है, किसी ने कोई अवार्ड हासिल किया है, किसी ने कोई इनाम हासिल किया, तो उसकी खबर उसके अंदर शामिल होती है। इसके साथ साथ हम ये करते हैं कि जो मौजूदा दौर के जो अदीब हैं उनके हम इंटरव्यू उसके साथ शाया करते हैं, और फिर हम मौजूदा दौर के अंदर जो तहकीक करवाते हैं बच्चों के अदब के हवाले से, जो मुस्तशफ़ा पे जो काम हो रहा है, उसको हम शामिल इशात करते हैं उसमें।
और फिर वो जो अखबार है वो ना सिर्फ हम अपने अदीबों को भेजते हैं, बल्कि जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं, रसाइल हैं, उनके मुदीरान को, रसाइल के जो अदारों के जो मैनेजमेंट है उनको भेजते हैं। और इसके साथ साथ हम सीनियर अदीबों को भेजते हैं, ताकि उन क्या क्या कि क्या क्या काम हो रहा है, कौन कौन काम कर रहा है और किस सतह पे काम हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे ये तहकीकी मैगजीन है, इसको हम तहकीक के ज़मरे में लेते हैं, क्योंकि खबर लेना, इकट्ठी करना और फिर वसूल करना और फिर कुछ शाया करना, ये भी तहकीक के ज़मरे में आता है। तहकीकी साफा जर्नलिज्म आप कह सकते हैं, रिसर्च बेस्ड। और हम करते हैं रिपोर्टिंग फॉर पीपल। मैं जो मेरा होता है वो रिपोर्टिंग फॉर पीपल होता है, कि खबर जो है उस नीयत की होगी रिपोर्टिंग फॉर पीपल के तौर पे लोग उसको देखें, ना कि रिपोर्टिंग फॉर मी। वो इस सतह पे मैं नहीं काम करता। और ये 16 सफ़ात का हमारा होता है न्यूज़पेपर, और 8 पेपर पे हम जी इसको 4 कलरों में शाया करते हैं। जी। और इसके साथ साथ जो बड़ा जो काम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, वो पाकिस्तानी बच्चों के दीपों का इंसाइक्लोपीडिया पे मैं काम कर रहा हूँ। और इसका पहला एडिशन अच्छा। उम्मीद है इस साल के आखिर पे को 1000 सफ़े का जो है, इसको मैंने 3 अदवार में तकसीम किया है। सन 70 से लेके 1990 तक, 1990 से लेके जी दो, जितने भी आज तक जो लोग गुजरे हैं या लिख रहे हैं या इस दौर में मौजूद हैं, उनका यूं जी। समझ लें कि कवायफ हैं कुछ 2 सफ़े का हर अदीब का जो है, वो एक कवायफनामा है, जिसको हम पाकिस्तानी ये तो बच्चों का बहुत इंसाइक्लोपीडिया के बहुत नाम से। अहम काम आप अंजाम दे रहे हैं, बहुत अहम काम। जी। तो बहुत अहम। उम्मीद है कि जब वो शाया हो जाएगा तो वो हमारे यहाँ की लाइब्रेरियों में मौजूद होगा। उसका फ़ायदा हमारे उन मुहक्कक हजरात को होगा, उन यूनिवर्सिटी में जो थीसिस करने वाले नौजवान तालब इलम बिल्कुल। तालबात हैं, उनके लिए ये वो फ़ायदा मंद होगा। वो किसी की शख्सियत के ऊपर कोई बात करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, और सीनियर अदीब हैं या नौजवान अदीब है या अदीबा है, तो वो उनको एक ही छत के नीचे और एक ही किताब के अंदर उनको उम्मीद है कि वो 1000 सफ़े की तकरीबन इंसाइक्लोपीडिया बनेगा। और हमारी ये कोशिश होगी, कुछ इदारों से हमारी बात चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कि हम उस इंसाइक्लोपीडिया को हर साल शाया करेंगे। और वो हर साल इसलिए शाया होगा कि अगर उसमें कोई अगले साल, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं अगर इस साल मेरी 10 किताबें हैं, तो अगले साल हो सकता है मेरी 12 किताबें हो या 11 किताबें। तो उसमें तरमीम होगी, और हर साल वो तरमीम शुदा एडिशन होगा पाकिस्तान के अंदर। जी, मतलब अपडेट अक्सर अपडेट आप करते रहेंगे उसको। ये हर साल उसको अपडेट करेंगे हम लोग। जी ये हम एक काम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और इस पे जी जी। ये अच्छा खासा काम हो भी चुका है, और हम सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ वेबसाइट्स, और इसको हम 2 ज़बानों में कर रहे हैं, ये मज़े की बात है। एक हम उर्दू में कर रहे हैं, एक हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं साथ। और वाह, ये बहुत अच्छी बात। उर्दू में तो किताबी सूरत में शाया होगा, लेकिन जो इंग्लिश इसका वर्जन होगा वो वेबसाइट पे मौजूद होगा, जो पाकिस्तानी बच्चों के अजीबों के इंसाइक्लोपीडिया के नाम की वेबसाइट होगी। और वो उसका जी जो लोग उसका जो है वो हर चीज ले ली गई है, जो भी उसके लवाजमात होते हैं वेबसाइट के लिए। तो जी वो डोमेन वगैरह खरीद लिया गया उसका पहले से। जी। नदीम साहब, अब एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा खजाना है तजर्बे का, आपने खुद काम किया है, आप मुसलसल काम कर रहे हैं, और आप न सिर्फ अदब, बच्चों के अदब पर काम कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इसकी अहमियत को समझते हैं, और इसकी जो इसके अंदर की जो कहते हैं ना कि क्या खासियत होनी चाहिए एक अदीब होने के लिए, वो भी आप जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि आपकी निगाह में, आपके हिसाब से बच्चों के लिए कुछ लिखने की शर्तें कुछ होती हैं, वो क्या शर्तें होती हैं? बच्चों के लिए लिखना और बड़ों के लिए लिखना कितना अलग है? और बच्चों के लिए लिखते हुए क्या खास बातें ध्यान में, आपके जहन में जरूर होनी चाहिए? जो मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में, जो मैं समझता हूँ, मैं तो हमेशा लिखने से पहले बच्चे की एज ग्रुप को सामने रखता हूँ, कि मैं किस एज ग्रुप के लिए लिख रहा हूँ। और एज ग्रुप, चूंकि मैं खुद भी सारे इन तमाम मराहिल से, इन तमाम स्टेजेस से गुजरा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि और फिर मेरे बच्चे भी हैं। और मैं अगर जो मेरी बेटी है उसका नाम अबीरा है, मेरी बेटी है उसका नाम अबीरा है। तो हम्म। मैं घर में देखता हूँ कि अबीरा को क्या चीज़ पसंद है, कि अबीरा की उम्र इस वक्त है 8 साल। तो 8 सालों में जो है वो क्या चीज़ पसंद करती है, क्योंकि उसकी पसंद नापसंद मुझे इस तरह अंदाजा हो जाता है
कि अगर टीवी चैनल के ऊपर अगर वो टीवी देख रही है या वीडियो देख रही है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी का बायस होती है वो जानवर जो होते हैं, जो जंगल कहानियां होती हैं, वो ज़्यादा उसकी दिलचस्पी का बायस होती हैं। तो जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरे सामने रिसाला भी सामने होता है, रिसाले का म्यार भी मेरे सामने होता है, और फिर मैं देखता हूँ कि इस रिसाले में 8 साल तक के बच्चों के लिए लिखा जा रहा है या वो पढ़ने वाले इसका एज ग्रुप है। तो फिर मैं सिर्फ जनरल स्टोरियाँ लिखता हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो 8 साल या 10 साल तक के बच्चों ने पढ़ना है उसको। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं हम, 10 से 15 साल के दरमियान में। तो चूंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, 15 साल की उम्र से गुजर चुका हूँ, तो मुझे अंदाजा था कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं। तो उसमें जासूसी आप कह सकते हैं, उसमें आप हॉरर कह सकते हैं, या बाकी दीगर जो है। हाँ, उस वक्त तो फिर जहन में इन बहुत सारी तमाम बातें आ जाती हैं, बहुत आ बहुत जाती हैं। क्यूरियोसिटीज बढ़ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। जी। जी। तो फिर जब मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूँ तो फिर मैं टीन एजर्स में आ जाता हूँ। जब मैं टीन एजर में आता हूँ तो टीन एजर में मुझे फिर वो फिक्शन भी अच्छा लगता है, मुझे फिर ट्रैवल भी अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग भी अच्छी लगती है। तो फिर मैं उसको उस अंदाज में फिर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो लिखने से पहले जो मेरे ज़हन में होता है वो एक तो एक्सपोजर ज़रूरी है। मालूमात के साथ साथ आपका तजर्बा जो है, एक्सपोजर, जो मालूमात है वो इतनी ज़्यादा हों। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा तो यही है कि मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मैं तो अपने आप अपनी दुनिया से बाहर निकल जाता हूँ, और फिर मैं उसमें खो जाता हूँ लिखते हुए। और फिर मुझे दुनिया माफी का खबर नहीं होती। और अमूमन मेरा लिखने का जो टाइम होता है वो रात, आधी रात के बाद का टाइम होता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में 18 घंटे काम किया है हमेशा, क्योंकि रोजी रोटी के लिए मैं जॉब करता हूँ कहीं पे किसी इदारे के अंदर। हाँ। और पिछले 15 साल उसमें काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में, और उस इदारे के साथ। और लिखना जो है मेरा शौक है। इस शौक को पालने के लिए इसके साथ साथ बच्चों को अदब के फ़रोग जो काम होता है वो यकीन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ, अगर वहाँ बैठ के मैं काम करूँगा बच्चों के लिए या बच्चों के लिए, बच्चों के अदब के लिए, तो मैं इसमें मेरी बदनीति शामिल होगी, क्योंकि मैं तनख्वाह ले रहा हूँ अपने इदारे से, और जो मैंने टाइम अपने इदारे को देना है वो मैं अपने लिखने को टाइम नहीं देता। ठीक है। बल्कि आज जब मुझे इरफान साहब ने बताया उस दिन कि आपका जो इंटरव्यू है वो 5 बजे शुरू होगा पाकिस्तानी टाइम्स, यहाँ पे 4:30 होगा, तो मैंने आधा घंटे पहले आज छुट्टी ली है अपने ऑफिस से कि मुझे आज आधे घंटे की अब छुट्टी दें। तो मैं उस आधे घंटे में ऑफिस में कोई काम नहीं करूंगा। तो मेरे बॉस ने मुझे छुट्टी दी है, तो फिर मैंने आपके साथ यहाँ पे हम कलाम हुआ हूँ, यहाँ पे लाइव आया हूँ। और अभी जो बच्चों के लिए काम होगा वो रात को काम होगा इंशाल्लाह मेरा। और वो मेरा जो मैं समझता हूँ कि हम जितने भी लोग हैं जब अपने अपने आप से सिंसेयर होंगे, उसका यही मतलब है सिंसेयर होना, कि आप अपनी रोजी के साथ सिंसेयर हो जाए, जहाँ पे आप उसको रिज़्क़ हलाल कमाएं। और उसके रिज़्क़ हलाल जब आप कमाएंगे तो आपके हर काम में बरकत होगी। एक हम बतौर मुसलमान, जो हम चूंकि मुस्लिम हैं, तो हमारा ईमान का तकाजा तकाजा यही है कि हम अपने आप को बरकत डालने के लिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं हमेशा यहाँ पे। और बस यही है जी। और बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अपने काम को ईमानदारी से करना, और बच्चों को नजर में रखते हुए, उनको जहन में रखते हुए, चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो, किसी का भी हो, उसके बिल्कुल मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए, ख्याल में रखते हुए कोई भी काम करना शायद सबसे बड़ी बरकत का काम है। और निदा फाजली साहब ने कहा भी है कि घर से मस्जिद, मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्योंकि बच्चे बिल्कुल के हंसने में, बच्चे के बोलने में, बच्चे के समझने में, बच्चे के सोचने में एक पूरी दुनिया का मुस्तकबिल छुपा होता है। कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है। चाइल्ड और इज द मनी हमारे ऑफ यहाँ पे नेशन। मैं तो ये कहता हूँ जी। जी कि बच्चे जो है जन्नत के फूल होते हैं हमारे। जी। और जन्नत के फूल जो है उनके लिए जाहिर बात है, जो बागीचा होता है उसके लिए क्या क्या आप कर सकते हैं अपने बगीचे को जी। संवारने के लिए, फादर ऑफ नेशन होते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन बींग होते हैं कि हम अपने बच्चे, हर फूलों के लिए चीज जो का है वो मुस्तकबिल होते हर हैं। वो जी। जी जी। जी, बिल्कुल। और हमारे तारड़ साहब यहाँ पे, अच्छा जी, हमारे मुसस्सद हैं तारड़ साहब, तो बड़े फेमस सफरनामा निगार हैं, और उसको दुनिया पूरी जानती है उसको उनको। वो कहते हैं कि रोते हुए बच्चे को अगर आप हंसाना चाहते हैं ना, रोते हुए बच्चे को हंसाना हम्म। चाहते हैं, तो उसको आइसक्रीम जो है ना वो लेके दे दें उसको, आइसक्रीम। हम्म। हम्म। तो जब वो आइसक्रीम हम्म। देखेगा तो वो रोता हुआ बच्चा खामोश हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तो एक तो वो ठंडी होती है, दूसरी मीठी होती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिखने का जो अंदाज है, लिखने वाली जो हमारी तख्लीकात हैं या कहानियाँ हैं,
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों के लिए मीठी भी हों, उनको दिल लुभाने वाली भी हों, और वो तभी मुमकिन है जब इसके तमाम अर्थ पूरे होंगे। कहानी के लवाजमात के अंदर आपकी वो तस्वीरें हैं जो कहानी के साथ लगी हुई हैं, जी तस्वीरें जी। कितनी खूबसूरत हैं, नदीम अगर तो तस्वीर के नदीम अंदर। साहब। जी जी। जी। ये नदीम फरमाइए, साहब, ये एक फरमाइए। सवाल मेरा है कि आपको क्या लगता है कि बच्चों के अदब को लेकर अब तक जितने मौजू पर लिखा गया है वो सब सफिशिएंट है, या उससे ज्यादा चीजों पर अब एक्सप्लोर करना जरूरी है, क्योंकि अब वक्त नया आ चुका है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चा इंटरनेट जानता है, हर बच्चा जब भी चाहे वो टीवी खोलकर दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकता है। तो अब वो बच्चों में वो मासूमियत शायद नहीं रह गई है। तो अब बच्चों के लिए किताब लिखते हाँ, वक्त किस तरह के बिल्कुल। मौजू, अब बच्चे परी की कहानियों से और गुड्डे गुड़ियों की कहानियों से ही नहीं बहलते हैं, अब उनको उससे नहीं, ज्यादा कुछ चाहिए। अभी भी असल में जी ये है प्रितना कि ना हर दौर का अपना अदब रहा है, हर दौर का अपना अदब रहा है। जी ठीक है। जी और हर दौर में अदब लिखा गया और अपने उस दौर के तकाजों के मुताबिक लिखा गया। ठीक है। जी हम इसको कह सकते हैं कि हर दौर ने अपने दौर का बिल्कुल, हर अदीब ने अपने दौर पे अपने अपने दौर का बड़ा खूबसूरत अहाता किया है हमेशा। और हमेशा जी हर दौर में लिखा जाने वाला अदब जो है वो हमेशा मुस्तकबिल में जिंदा रहा है। जी क्योंकि जो आप परियों की बात कर रहे हैं, जो आप उसकी बात कर रहे हैं, जिनों की बात कर रहे हैं, तो वो आज भी उतना ही मकबूल है। लेकिन चूंकि हम बड़े हो गए इसलिए हमें नहीं लगता कि वो शायद इतना मकबूल नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा पढ़ने का आगाज करेगा तो उसके लिए वो आज भी उतना ही दिलचस्पी का वो बायस है, वो अदब। अगर हम बात करते हैं हैरी पॉटर की, बात करें, हैरी पॉटर क्या है? ये वही अलग अलवी दास्तान है जो हमारी जो अरबी से ली गई है। ठीक है। जी। उसको उसको जो है कंसेप्ट वही है, उसके अंदर जादू भी बिल्कुल वही है उसके अंदर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर हर चीज वही है। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दिलचस्पी का बायस आज भी वही चीज है, लेकिन चूंकि हम बड़े हो गए हैं, इसलिए हमारे यूँ समझे कि हमारी वो चीजें अब वो चेंज हो गई हैं, हमारा मतवा नजर चेंज हो गया है। ठीक है। अच्छा अच्छा, और दूसरी, क्या वाकई ऐसा है कि हम बड़े हो गए इसलिए हम ऐसा समझ पा रहे हैं, या वाकई आज के बच्चे भी वक्त से पहले बड़े हो गए हैं, जैसा कि लगता है कभी कभी कि बच्चे हाँ, वक्त से पहले कुछ बड़े ये हो गए बात हैं। है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है, जी। बिल्कुल ऐसे ही है, वक्त से पहले बड़े हो गए हैं और इसलिए तकाजा अब यही है कि हम साइंस फिक्शन की तकाजा तरफ भी बदल आए। गया उनका। जी। तकाजा बदल गया है। और जो आप बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, वीडियो की बात कर रहे हैं, टीवी चैनल की बात कर रहे हैं, तो अब मौजूदा दौर का जो अदीब है वो ठीक है, जी। उसकी दिलचस्पी को मज़ा रखे, इसके साथ साथ साइंस फिक्शन पे काम करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। काम करें, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है तहकीक का दौर भी है और ये नई इजादात का दौर भी है। क्योंकि हम्म। जो हम 80 की दहाई के लोग हैं, जो हम पैदा हुए 80 की दहाई में, जो हम लोगों ने देखा है जितना भी तरक्की करते हुए दुनिया को और ग्लोबल हाँ विलेज जी। बनते हुए हमने देखा है, शायद हमारे आने वाली नस्लें या हमसे पहले नस्लों ने शायद इस तरह कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे याद है इससे 10 साल बिल्कुल। पहले कभी किसी ने मुझे कहा था कि आप यहाँ बैठे होंगे और एक आपका दोस्त होगा जो अमेरिका में बैठा होगा और आप रूबरू एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। तो उस वक्त ये ख्याल ही नहीं आता था कि किससे किससे हाँ बात करेंगे बिल्कुल हम। लेकिन आज आप बिल्कुल देख रहे हैं कि बिल्कुल। आप हिंदुस्तान में बैठी हैं और मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, और हमें जी सुनने वाले बिल्कुल जो हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर कुछ मालिक से शायद हो सकता है कुछ लोग हों, बिल्कुल तो बिल्कुल, हमारी पूरी बात जो दुनिया वो से सुन देख रहे रहे हैं। हैं। जी ठीक है। तो ये वो साइंस है, ये वो साइंस है। इसका मतलब है कोई कंसेप्ट किसी तख्लीकार ने उसको सोचा होगा कि हम इसको आने वाले वक्त में यूं कर सकते हैं। वो जो कर हम्म। सकते हैं, तो अभी जितना जदीद दौर है और बच्चे वक्त से पहले बड़े हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिखने वालों को भी थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और इस पे काम बहुत। जितना होना चाहिए था वो इतना काम हुआ नहीं पाकिस्तान में या दीगर उसमें ना। तो साइंस जी फिक्शन के ऊपर तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जरूरी बिल्कुल। है, साइंस फिक्शन बहुत जरूरी अहम है। बात आपने, बहुत अहम तरफ इशारा किया है आपने। और उस पर ही अब जो बच्चों के लिए लिखने वाले राइटर्स हैं उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हैरी पॉटर आ चुका है, हैरी पॉटर के दीवाने दुनिया भर में हैं, हम भी आप भी, तमाम बच्चे तमाम बड़े, हैरी पॉटर देखकर हम सब बड़े हुए हैं। और लेकिन अब हैरी पॉटर के आगे की भी कहानी, हैरी पॉटर के अलावा कोई एक किरदार भी होना चाहिए जो हमारे आपके मुल्क का हो,
और वैसे ही साइंस फिक्शन की बात करता हो, ये भी सोचने अच्छा, की वो जरूरत भी है होना, धीरे धीरे। जी जी, वो भी जी होना चाहिए। और हमें जो इस वक्त जी चैलेंजेस हैं दुनिया भर को, जिसमें क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और हाँ वबा तो अभी हमारा सामना हुआ है इसके कोरोना के साथ, लेकिन जो चैलेंज है सबसे बड़ा वो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, जिसने हाँ मौसमों जी। को बदल दिया है, जिसने ज़माने को बदल दिया है, जिसने इतनी ज़्यादा आफात वो लेके आया, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर है या वो कुदरती, जिसको आप कह सकते हैं, वो डिजास्टर है। तो हमें जो है वो उस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से प्रीपेयर कर सकते हैं। वो कहानी की सूरत में आप लोगों को क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन तरफ लेके आएं, उनको बताएं क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, उसकी उसके सद्देबाप किस तरह मुमकिन है। लेकिन जरूरी ये है कि दिलचस्पी का अंसर उसमें जाया ना हो आपकी कहानी के अंदर। ठीक है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज में मौसम की बात करते हैं, वहां पे हम पानी की बात करते हैं। आपका पानी कितना कंटामिनेटेड हो रहा है, कितना आलूदा हो रहा है, आप पानी को कैसे बचा सकते हैं? जो आपकी जिंदगी बचा सकता है, पानी चूंकि जिंदगी है हम समझते हैं। और भी और गंदे पानी, आलूदा पानी से इतनी बीमारियां फैलती हैं और उससे फिर तकालीफ का सामना करना पड़ता है हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, हमारे जो नौमौलूद बच्चे हैं उनको। तो ज़रूरी ये है कि हम अब उन तमाम चीज़ों को अपने सामने रखें जिनका जिनसे अभी ये नस्ल और हमारी आने वाली नस्लों ने मुकाबला करना है, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी है, जिसमें आलूदा पानी भी है, जिसमें आपके डिजास्टर भी हैं, आफात भी हैं आपकी, जिसमें अभी आपने देखा पाकिस्तान में जल्जला भी था। अभी हम हिंदुस्तान की बात करते सुनते हैं, अब उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, कि वहाँ पे जैसे ओपन डेफिकेशन की बात करते हैं, हम खुलेआम फंसने की बात करते हैं। तो हम्म, अब ये है कि उसके ऊपर बच्चों से बात करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों की अगर से अभी से हम जेनसाजी कर लेंगे उस चीज़ के ऊपर, कहानी कहानी के अंदर किसी न किसी अंदाज के अंदर पिक्टोरियल शेप में कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली हमारी नस्ल जो है वो बहुत अच्छी नस्ल होगी। और वो जितनी तेजी से इसके ऊपर काम करेगी, इसको वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, शायद हमारे पिछले लोगों ने वो इतना मिनिमाइज नहीं किया होगा। और बजाय इसके कि हम आप हैरी पॉटर की बात करें, ठीक है करें उसकी, आप हैरी पॉटर को ले आए ना यहाँ पे, ठीक है, वो आके अच्छा, अच्छा, वो आपके मुल्क में आके यहाँ पे ओपिडिफिकेशन खत्म क्यों नहीं करता? वो यहाँ पे आके जो है वो जंगलात क्यों नहीं लगा रहा यहाँ पे आके जो हैरी पॉटर आपका है, जो हैरी है आपका, ठीक है, उससे जंगलात लगवा लें आप। ठीक है, अपनी कहानी के ले आए, किसी जिनको ले आए आप यहाँ पे पाकिस्तान पर कहानी के अंदर, ठीक है, वो आके दरख्त लगा दे, आपके क्लाइमेट, आपकी जो मौसमी तब्दीलियां हैं, उसके ऊपर असर हो जाए। तो ये कहने का बिल्कुल मतलब ये है कि आप भले उन्हीं किरदारों को ले आए, लेकिन जदीद जो जमाना है, इसका तकाजे कुछ और हैं, क्योंकि हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े हैं आगे आने वाले दिनों तो में, जिसने ये आप दुनिया, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, अब बच्चों के मैं अदब के मुस्तकबिल पर हम बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हमारे लिखने वालों को जो है वो आने वाला जो चैलेंजेस से निपटने के लिए बच्चों को पहले तैयार करना होगा। और वो आपको मज़ामीन के जरिए शायद नहीं कर सकेंगे, लेक्चर के जरिए शायद नहीं कर सकेंगे, लेकिन अपनी कहानी के जरिए आप जी कर सकते हैं। आप जी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो इस तरह का कॉन्टेंट, जो आपका कंटेंट है वो इस तरह का हो सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल। उसमें आप बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है। तो मैं जी समझता हूँ कि हमें हमारे लोगों का बड़ा एक अहम किरदार यहाँ पे बनता है कि वो अपनी जो उनकी कहानियां हैं, एक वो अब अपने इर्द नदीम गिर्द होने साहब। वाले तमाम चैलेंज को देख कर, जी जी, जी जी, जी नदीम साहब, जावेद अख्तर जी साहब प्रीतमा, का जावेद अख्तर साहब का एक शेर है और वो मुझे बड़ा जी पसंद फरमाइए। है कि हम्म। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। सुभान मुझको अल्लाह। यकीन है वाह। सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। कैसी जब थी? मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। चांद में परियां रहती थी, बिल्कुल ऐसे ही। जी। और अब ये है कि वो 5 साल 6 साल 7 साल का बच्चा जानता है कि चांद पर परियां नहीं रहती हैं। मतलब हमारे बचपन से नस्ल अब यहाँ तक पहुंच गई है कि 5 साल का बच्चा भी जानता है कि चांद जो है वो वो वहाँ परियां नहीं रहती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ये ही है। एक बहुत वो एक प्लेनेट है और वहाँ पे कोई परिवरी नहीं रहती है। तो अब बच्चों की उस जहानत से भी जूझना, उस जहानत को संभालना भी बड़े लोगों का, अदीबों का बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल से, जो जिस पे आप बात कर भी रहे हैं मैं कि समझता हूँ अब बच्चों उस्ताद, को। असाजा का, वालदेन का, और लिखने वाले जो बच्चों को लिखते हैं, वो इन इन तमाम को बड़ा एक अहम किरदार यहाँ पे बनता है।
और उनको किरदार अदा करने की ज़रूरत है, और बड़ा मुस्बत अंदाज में किरदार, और खुसूसन उनकी दिलचस्पी के लिए जो है, जैसे वो अपनी माएँ जो हैं हमारी, वो जान छुड़ा लेती हैं कि चलो बच्चे ने मोबाइल पकड़ा हुआ तो उसको मोबाइल हाँ पकड़ने दो। हाँ, जान ठीक छुड़ा है, लेती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं उतनी देर में जी टीवी का कोई अच्छा सा ड्रामा देख लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिल्कुल। पाकिस्तान में झगड़े बड़े हुए हैं यहाँ पे जी या टीवी के थोड़ी ऊपर। सी चैटिंग कर लेती हूँ, या फोन पर कुछ बातें कर वो आप लेती हूँ, फोन जब पे तक कर बच्चा लेते हैं। मोबाइल पर लगा ठीक है, रहेगा। तो हमारी माएँ थी, तो हमारी माँ जो थी, उन्होंने और तरीके से तरबियत हमारी की है। लेकिन अभी भी जी। हम ये नहीं समझते कि पाकिस्तान में जो इस दौर में जो माएँ हैं वो वो बड़ी कॉन्शियस है इस मामले में, बच्चों की तरबियत के मामले में। हम्म। लेकिन बहरहाल एक हमारे एक तासुर सामने दिया जा। नदीम साहब एक चीज और है। मैं एक चीज और बताना बोलना चाहूंगी कि हमारे जी जमाने फरमाइए। में, हमारे बचपन में हमें विजुअल्स कम मिलते थे देखने के लिए। हमें टीवी बिल्कुल नहीं ऐसे ही था, है। मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, तो हम विजुअल्स में उलझते नहीं थे। आज का बच्चा पूरी तरह से विजुअल्स में उलझ चुका है। अब वहां से निकाल कर किताब तक लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जितना ये तभी हो पाएगी जब बहुत अच्छा लिखा जाएगा। इतना अच्छा लिखने लिखा जाए कि बच्चा। लिखने जी। लिखने के साथ साथ प्रेजेंट भी अच्छा किया जाए। लिखना अच्छा नहीं है, उसको प्रेजेंट हाँ, किस तरह आप कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। वो आप कॉमिक स्टोरी की शक्ल में भी कर सकते हैं, वो खूबसूरत रंगों वाले इलस्ट्रेशन बना के भी कर सकते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मार्केटिंग का भी हाथ है इसमें, ये प्रेजेंट आप कि किस तरह कर कैसे रहे हैं। जी जी। जी जी फरमाइए। कहीं ना कहीं जी मार्केटिंग फरमाइए। का भी हाथ आप मार्केटिंग का हाथ भी मानते हैं कि किताबें कैसे पहुंचे हाथ से हाथ, स्कूल से स्कूल, लाइब्रेरी से लाइब्रेरी। इतना उसका उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, इतना उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए कि वो लोगों तक पहुंच पाए। मैं ये समझता हूँ कि किताब की प्रमोशन के लिए या रिसाई की प्रमोशन के लिए मार्केटिंग सबसे बड़ा टूल है इस दौर के अंदर। अगर हम कोई यहाँ पे अगर हम किसी भी शूज़ कंपनी की बात करते हैं, या किसी पिज़्ज़ा हट की बात करते हैं, या किसी अच्छे बर्गर की बात करते हैं, उसके लिए तो बड़ी प्रमोशन के लिए अच्छी सी मार्केटिंग के तमाम टूल आजमाए जाते हैं। जिसमें एक बच्चा जो है वो अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसके यूट्यूब पे भी उसका ऐड आ जाता है। ठीक है, अगर वो टीवी चैनल देख रहा है, ड्रामा देख रहा है, तो उसके अंदर भी वो ऐड आ जाता है। लेकिन जी म, मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अभी जिस तरीके से इसके ऊपर बात मार्केटिंग के हवाले से हो रही है, और हमारे कुछ अदारे ऐसे निकलेंगे यहाँ से, प्राइवेट तौर पे लोग भी निकल सकते हैं, अदारे भी निकल सकते हैं, जो जी। और ये वो लोग होंगे जो किताबों के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। और वो शायद हो सकता है कि अकल में ये बात आ जाए कि किताब की मार्केटिंग जैसे पिज़्ज़ा की मार्केटिंग ज़रूरी है, जिस तरीके से बिल्कुल किसी शूज़ बिल्कुल कंपनी की मार्केटिंग बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, किसी बिल्कुल। कपड़े की जो अच्छा कोई अच्छा क्या कहते हैं वैरायटी की बौतीक है, उसकी एक अगर एक पब्लिसिटी जरूरी है। एक एड जो है, एक एड वो ये हमें यकीन, बच्चे को यकीन दिलाता है कि बिना पिज्जा खाए उसका बर्थडे पूरा नहीं हो सकता। कोई खास गिफ्ट बिल्कुल ऐसे लेना ही है, ये एड बताता है। तो ये किताब ऐड के लिए बताएगा। भी अगर वो, जी, किताब के लिए भी अगर इस तरह से पब्लिसिटी का हम एक टूल पकड़े, तो शायद थोड़ा हम्म। सा हमें फायदा हो सकता है उसमें। बिल्कुल हो सकता है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा। जब ऐसा होगा, अच्छा ये ना मैं अक्सर सोचता हूँ प्रीतमा के, एक वक्त आना है कि जो किताब से दूरी है वो बिल्कुल वाकई दूरी हो जानी है, और बहुत ज़्यादा दूरी हो जानी है। लेकिन उसके बाद जब किताब से दूरी हो जाएगी, बिल्कुल नापैद हो जाएगी किताब एक दफ़ा आपके पास से, तो दोबारा से जो उसका अरूज होना है वो अरूज बड़ा कमाल का होना है। कोई भी चीज़ है ना। ठीक है, जिस तरीके से जो हमने इसका हाल किया है किताब के साथ, जो हमने हाल किया अपने बच्चों के साथ, जो हाल किया है, या हमारे जो मुख्तलिफ मीडिया ने जो हाल किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि किताब का हाल बुरा होने वाला है। लेकिन ये कि वो होगा ज़रूर। लेकिन उसके बाद जो अरूज आना है वो अरूज बहुत ज़्यादा अरूज होना है, वो अरूज। और वो अरूज कौन लोग लेके आएंगे? वो यही अदारे लेके आएंगे, यही कंपनियां लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और ऐसा होगा। वो ना सिर्फ। जी समझिए। और मुझे लगता है नदीम साहब की किताबों को, वो कागज की सफ़हों की शक्ल शायद बदल जाए आने वाले वक्त में। लेकिन आजकल जो बिल्कुल। ऑडियो बुक्स का भी एक आ गया है, ई बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, बच्चे उसकी ओर जा रहे हैं। तो लिखने वालों की जिम्मेदारी कम बिल्कुल नहीं होगी, उन्हें और अच्छा लिखना होगा, क्योंकि वो अलग अलग शक्ल लेकर किताबें पहुंचेंगी बच्चों तक। ऑडियो बुक्स के तौर पे पहुंचेंगी, नहीं ई ऐसा भी बुक्स के होगा, तौर लेकिन पे पहुंचेंगी। जी। हाँ, लेकिन कागज की महक जो है इसकी अपनी एक चाशनी है।
कागज एक की अलग, महक जो हाँ है इसकी बिल्कुल, अपनी, इसमें तो वो कोई अलग शक से नहीं है, इसका बिल्कुल चार्म है। बिल्कुल। और जी मैं वही कह रहा हूँ जी आपसे कि किताब एक दफ़ा हो सकता है नापैद हो जाए, लेकिन उसके बाद जो रूज आना है किताब का, वो रूज हमसे किसी से नहीं संभाला जाएगा, और फिर वो एक वाकई रूज होगा। ये हकीकत है, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना वो, क्योंकि इसको इसको बचाने वाले, अगर इसको ख़त्म करने वाले कुछ लोग मौजूद हैं, तो बचाने वाले लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, अदारे भी बिल्कुल मौजूद हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब बचाने तो वाले ज्यादा हैं क्योंकि हम बात बचाने कर वाले रहे हैं ज़्यादा हैं। इसके ऊपर। जी। जी बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि बचाने वाला जो एक आदमी होता है उसकी एक नियत 100 के बराबर होती है, और बिल्कुल अल्लाह ऐसे ही। ताला भी साथ देता है उसका। तो बिल्कुल ऐसे ही। बेशक बिल्कुल ऐसे ही। जी। मैं एक चीज ये जानना चाहती थी आखिर में, क्योंकि हम लोग की अभी इंटरव्यू का टाइम अब खत्म हो रहा है। तो एक जी। तो ये कि आपने कुछ, आपने जो नॉवेल्स लिखे हैं एक एक तख्लीकार के तौर पे, एक अदीब के तौर पे, उसके बारे में हमें आप मुख्तसर में बताएं, क्योंकि हम लोग आज मौजू पर ही बात करते रहे और हमने आपकी तख्लीक के बारे में बहुत बात नहीं करी। चलें तो जी, मैंने जी आपके जो, बच्चों के लिए, जी हाँ जी, मैंने बच्चों के लिए जी सफ़रनामा भी लिखा है, और जी मेरे नावल जो हैं बच्चों के लिए बहुत जासूसी भी हैं नावल, और कुछ नावल मेरे अब कह लें जैसे बोनों की कहानी, परियों की कहानी, उस पर भी, लेकिन उस पर मैंने कोशिश की है कि जैसे मेरा एक नावल है वो बड़ा फेमस है पाकिस्तान के अंदर, वो है नीले कुएं का आखिरी बोना। नीले कुएं का आखिरी अच्छा। बोना। तो बुराए तौर पे आखिरी वो बोना, हाँ। ह्यूमन, हाँ ह्यूमनिटी के ऊपर वो मैंने ह्यूमन के ऊपर बात की गई है। जी और वो यही है कि उसके दो रुख बताए गए हैं उसके अंदर, कि एक वो लोग हैं जो अपनी मुख्तलिफ हरकतों की वजह से अपना कद छोटा कर देते हैं, और लेकिन लेकिन उनके उनके मुकाबले में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हरकतों की वजह से या अपने अमाल की वजह से जो है अपना छोटा कद भी बड़ा कर लेते हैं। तो ये उसका लोबे लबाव है बुराई तौर के ऊपर। और वो बुराई तो है एक बोने की कहानी। लेकिन ये है कि जो जब वो अमाल कर रहा होता है, मुख्तलिफ करेक्टर अदा कर रहा होता है, तो यानी कि हमारे सामने अक्सर आप देखते हैं ना कि ये कद का बड़ा बंदा है, लेकिन इसके अमल या इसका काम जो है इसको छोटा बना रहा है। ठीक है, जी अमूमन हम बात कर देते हैं कि ये बिल्कुल छोटा, अपनी बात से बड़ा छोटा लगा ये। तो ये वो ह्यूमन उसके ऊपर मैंने लिखा है उस नावल को। और वो ये बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए जो कि लिखा है मैंने उसको। उसमें फैंटेसिटी भी है, उसमें तारीख भी है, उसके अंदर जंगल भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी है, समंदर के अंदर की दुनिया भी है, बाहर की दुनिया भी है, और वो वाह सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है दिलचस्पी का तमाम। इसके साथ साथ मेरे वाह। जासूसी नावल हैं कुछ पाकिस्तान में। जी। और पाकिस्तान अच्छा, में जो तो जी ये पाकिस्तान बच्चों में के जो लिए है सब, कि बड़ों के लिए है? नहीं ये मेरे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मैंने लिखा नहीं कभी। बड़ों के लिए अच्छा लिखा नहीं जी। मैंने। मेरे उस्ताद मोहतरम थे नासिर मलिक साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी तुमने एक सेक्टर पकड़ना है, वो बड़ों के लिए अफसाना लिख दो, नावल लिख दो, या बच्चों के लिए लिख दो। मैंने कहा मैं बच्चों के लिए लिखना चाहता हूँ। जी, क्या बात है, ऐसे ही अदीब सिर्फ बच्चों चाहिए के लिए लिखा है मैंने। जो सब। हाँ जी। जी। जी ऐसे ही तो अदीबों की जरूरत अभी है। जो है मैं पाकिस्तान, जी अभी मैंने फिक्शन भी लिखा है बच्चों के लिए। इस्लाही कहानियां मैंने बहुत लिखी हैं, पिछले तकरीबन 15 साल मैंने इस्लाही कहानी लिखी हैं। लेकिन फिर मुझे फील जी हुआ कि नहीं, मुझे इसके साथ साथ दिलचस्प कुछ और चीज़ें भी लिखनी चाहिए बच्चों के लिए। तो अभी मैं जो है वो पाकिस्तान में जो सबसे कदीमी रसायल हैं, बच्चों की दुनिया, मानामा, जुगनू, बच्चों का बाग, ये एक ब्रांड है पाकिस्तान में ना। तो इन तमाम रसायल में जो है जी वो मैं लिख रहा हूँ, तो अतर से लिख रहा हूँ। इसके साथ साथ तालीम तरबियत में भी कुछ मैंने शुरू किया, बच्चों के लिए लिखना शुरू किया था, मिशन स्क्वाड के नाम से। और बाकी दीगर जितने भी रसायल हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सब में कोशिश होती है कि अब वो टाइम पे मुनसर होता है कि कभी कुछ ना लिख पाए किसी के लिए, वरना तो तकरीबन हर माह किसी न किसी रसायल में वो 2 4 5 7 जो भी कहानी होती है बच्चों के लिए। इसके साथ मेरे नावल हैं यहाँ पे किस्तवार सिलसिलावार, जो मुसर रसायल की जीनत बन रहे हैं। और जी वो हॉरर नावल हैं कुछ, बस इस तरह के जो भी आप ये कह सकती हैं। तो ये मैंने लिखा जी बच्चों के लिए। जी और 4 किताबें मेरी वैसे जी। आ चुकी हैं अब तक। 4 किताबें हैं जिसमें दो क्या बात। मजमूए हैं मेरे कहानियों के, और एक नावल है किताबी शक्ल में, और एक मेरा सफरनामा है। और अभी रिसेंटली इन चलाने वाले कोई 1 महीने के बाद मेरी 3 किताबें और हैं। वो कि जी कराची में जो इंटरनेशनल एक्सपो होगा वहाँ पे वो प्रेजेंट होंगी। वो मेरी नई किताबें हैं। उसमें मेरी जासूसी हम्म। कहानियां बच्चों के लिए, और मेरे उसमें कुछ किस्से हैं, मेरे पुराने किस्से हैं। अ, पुराने किस्सों को जो हम किससे सुना जी करते थे किसी दौर में, परियों के,
जिनों के, भूतों के और बादशाहों के किस्से। और उसमें हिंदुस्तान की लोक कहानियां भी शामिल हैं, उसमें चाइना की लोक कहानियां भी हैं, तिब्बत की भी हैं, पाकिस्तान की भी हैं, वाह सिंध वाह की भी हैं। और वो सारी लोक वाह कहानियां वाह। मैंने उसको कोशिश की अपने अंदाज में लिखने की बच्चों के लिए, ताकि दिलचस्पी का बायस बन सके। तो ये मेरी इंशाल्लाह जी जी, कराची एक्सपो में वो प्रेजेंट होगी किताबें तीनों। तो वो इस क्या वक्त बात। तबात के मराहल में हैं, और बता रहा उसको बच्चों की किताब, और उसको इंशाल्लाह बहुत बहुत खूब, बहुत उनकी खूब। किताबों को। और ये है जी मेरा मुख्तसर सा। और जी जी, आप और जैसे इसके साथ लोग जो इंसाइक्लोपीडिया पे काम कर मुसलसल। रहा हूँ। जी, या ये बहुत, ये तो खैर बहुत ही बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया पर। आप जैसे लोग जो मुसलसल बच्चों के लिए लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे हमें और लोग चाहिए, न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में, जो बच्चों के लिए लिखें और उनको जिंदगी की खूबसूरती से और जिंदगी की अहमियत से वाकिफ कराएं। अ, नदीम साहब, आखिर में मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ, कोई ऐसी बात जो मुझसे पूछना छूट गई हो, क्योंकि ये तो इंटरव्यू नहीं था, हम जैसे कहते हैं इनफॉर्मल हम बातचीत करते हैं, क्योंकि बात से बात निकलती है। और आप जैसे अदीबों से हम इंटरव्यू क्या ही लेंगे, हम तो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुछ छूट गया हो जो आप कहना चाहते हो, तो हम चाहते हैं कि आप वो हमसे जरूर साझा करें, कोई जरूरी बात। नहीं जी, मैं बस मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका भी, और आपने भी टाइम बड़ा एक घंटा आप मेरे साथ रही ना यहाँ पे लाइव। और मैं इस तहरीक का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं दुआ गो भी हूँ आप लोगों के लिए कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस नीयत के साथ काम कर रहे हैं, इसको अल्लाह ताला बरका दे, और इसको आप जो है कामयाबियों से हमका करें, और आपके जो मकासद हैं इसको ओवरऑल इज्तमाही, इसको मकासद कैसे इनफादी नहीं है, क्योंकि इनफादी जब बंदा काम करता है तो उसमें शायद इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इज्तमाहीत की सतह पे जब जो आप लोगों के काम कर रहे हैं, तहरीक रहते हुए जो मेरे लिए और पाकिस्तान में रहते हुए जो मेरे लायक का हुक्म होगा कभी भी किस मामले में, तो वो ये है कि मैं हमेशा हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। और मेरी ये भी दुआ है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक लाइन है, सारी बातें नज़रियाती तौर के ऊपर हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम उर्दू के हवाले से या अदब के हवाले से हम एक ही लोग हैं। और हमारा तबका जो है वो बिल्कुल अमूमन हम लोग कहते हैं कि हम एक ही रास्ते के राही लोग हैं, राही हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इंशा उम्मीद है कि जैसे ही को हालात बेहतर होंगे अ, दोनों ममालिक के, और किसी हद और तक तो बच्चा किसी भी मुल्क का हो, बच्चा किसी भी वो बच्चा मजहब का बच्चा हो, वो होता है, मासूम ही होता है। उसकी मासूम हंसी होता में है। खुदा की ही झलक होती है। और बिल्कुल ऐसे ही है। एक शेर है कि शाम के फरिश्तों, जरा देख कर चलो, बच्चों ने साहिलों पे घरौंदे बनाए हैं। तो बच्चे जो बिल्कुल ऐसे घरौंदे ही। बनाते हैं, उन्हें बचाना हम बड़ों का काम है। और बिल्कुल ऐसे ही। बेशक, और मैं बताऊं आपको, नदीम अख्तर साहब, तहरीक बकाए उर्दू का ये मकसद है कि हम अदब पर और उर्दू पर, बिलखुसूस उर्दू अदब पर बात करें, और इसमें जितनी भी तकलीफ हुई है पूरी दुनिया में उस पर बात करें। और हमारे सदर प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब का ये कोशिश, जो हम सब जानते हैं, अकेले उनकी कोशिश है, अ, मेहमानों को बुलाने से लेके पोस्टर्स बनाने तक, और सबको फोन करने से लेके सबको दावतें देने तक, इंटरव्यू लेने तक, हम लोग थोड़ा बहुत हाथ बटाने की कोशिश करते हैं उनकी। और साथ ही तहरीक के सरपरस्त फारूक बुखारी साहब, और हमारे उनका भी जनरल शुक्रिया। सेक्रेटरी जाकिर साहब जी, हमारे उनका नायब भी सदर जावेद उनका भी अनवर बेहद साहब, ये शुक्रिया। सब जुड़े हैं जी। और मैं भी इन सब की बहुत ही ममनून हूँ कि वो मुझे यहाँ पर इंटरव्यू ले सकूं, इसके लिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि इंटरव्यू लेने के दौरान कुछ सीख सकूं आप सबसे। तो ये मतलब इरफान आपका साहब भी का किया आप हुआ है सारा कुछ जी। मतलब आपका भी शुक्रिया। और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने भी की है, और बड़ी मंजे हुए अंदाज में आपके जो जी एक हम इसको गपशप कह सकते हैं, इंटरव्यू तो नहीं इसको कह सकते, और जी, मैं भी बिल्कुल इंटरव्यू के बिल्कुल, उसमें ये नहीं वही बैठा था है। यहाँ पे। और और जी सीखने सिखाने बिल्कुल। का जो और अमल है ये वैसे दोनों भी हम तरफ से बच्चों पे ही। बात कर रहे थे, हम बच्चों पे बात कर रहे थे, जी तो बिल्कुल। हमें बहुत ही सहज, जिसे कहते हैं हिंदी में एक लफ्ज है सहज होना, यानी कि आप जिस फ्लो में हैं, बिना बनावट के, बिना दिखावट के होना, तो उतना ही होने की हमने कोशिश की है। और बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। आपका। आखिर में एक सवाल जो बहुत ज़रूरी होता है हमारे प्रोग्राम के लिए, जिसके साथ हम प्रोग्राम को एंड करते हैं, कि उर्दू की बका के लिए हम तहरीक चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आप एक एक्सपर्ट होने के हैसियत से
हमारी आने वाली नस्लों को, बच्चों को, बड़ों को, अदीबों को उर्दू की बका के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कैसे उर्दू की खिदमत में वो और अपनी को लगा सकते हैं, कोशिशें कर सकते जी, उस पैगाम तो मैं शायद ना दे पाऊँ इतना ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में। अलबत्ता ये है कि सबसे पहले तो उर्दू जो कि हमारी अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कौमी ज़ुबान है, और हमारे जो है जहाँ पे हम इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर या इंग्लिश ज़बान के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हमारे अदारे तवज्जो दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे अदारों को भी बड़ा अहम किरदार उर्दू की बका इसी में है कि अपने बच्चों को जहाँ पे वो इंग्लिश या दीगर ज़बानों की तरफ राग़िब कर रहे हैं, वो उर्दू के ऊपर भी ज़्यादा उनकी जो उसको जो है वो उनकी हौसला शिकनी की बजाय जो है हौसला अफजाई करें हमेशा। और फिर हमारे जो अदारे जो उर्दू ज़ुबान के ऊपर काम करने वाले अदारे हैं, जैसे पाकिस्तान में मकबूजा कौमी ज़ुबान है, उसको आगे बढ़ने की और मज़ीद बढ़ने की ज़रूरत है उनको आगे। और वो अब वहाँ से इस्लामाबाद या मेन हेड ऑफिस से निकल के जो इनफरादी सतह पे जो शाया शाया करिया करिया है, वहाँ पे अपने तमाम वसाइल को जो है वो यकजा करे, और उन वसाइल के ज़रिए जो है वो अपने उन शहरों में, उन छोटे शहरों में, बड़े शहरों में और जो मराकज़ हैं, वहाँ पे उर्दू की तरवीज के लिए जो है वो अपना अपना जो किरदार और बेहतर अंदाज में यहाँ पे अदा करे। और बाकी है कि उर्दू ने हमेशा जिंदा रहना है, और ये मेरी दुआ भी है और होना भी ऐसे ही है। उर्दू 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 कभी नहीं मर सकती। ठीक है, उर्दू ने बेशक, जिंदा रहना है जब तक बेशक। हमारे लिखने वाले लोग जी, जिंदा हैं। और वो अगर बिल्कुल, वो मोहब्बत करते हैं तो हमारे बच्चे भी उर्दू से मोहब्बत करेंगे। और इसके बिल्कुल। साथ साथ ये कि उर्दू ठीक है हमारी कौमी ज़बान, इसका मादरी ज़बान जो है, मादरी ज़बान से कभी बच्चे को दूर ना होने दीजिएगा। आप भी, आपकी जो जी, भी मादरी ज़बान होगी, क्योंकि माँ बोली जो होती है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जड़ा माँ बोली में भुल जाता है वो कखा वांगू रोल जाता है। ठीक है, तो माँ बोली के ऊपर भी जारी बात है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ उर्दू क्योंकि हमारी कौमी ज़बान है, तो इसने ना अल्लाह खैर करे तो हमेशा इसमें इसकी बका इसी में है, और इसने जिंदा रहना है, और हमारी दुआ भी इसमें जिंदा रहना है, और हम अपना किरदार अदा जी, करेंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नदीम अख्तर साहब, पाकिस्तान से आप जुड़े हमारे साथ। और थोड़ा बहुत इंटरनेट अपनी शरारत करता रहा, लेकिन हमारी गुफ्तगू अ, हाँ, ऊपर वाले की मेहरबानी से पूरी हुई। और बहुत अच्छी, जी, बहुत बहुत ज़रूरी शुक्रिया। बातें आपसे हमने सुनी, समझी। और ये पाया कि बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा लिखा जाना ज़रूरी है। किताबें रहेंगी और किताबों को पढ़ा जाता रहेगा हमेशा। और किताबें ही हैं जो किरदार को बनाएंगी और आगे चलो, मुस्तकबिल न सिर्फ मुल्क का, बल्कि न सिर्फ समाज का, बल्कि बच्चों का भी बनाएंगी। और हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया को बनाने की कोशिश करें, एक ऐसी दुनिया को तामीर करने की कोशिश करें जहां बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत किताबें हों, अफसाने हों, रिसाले हों, और उनको वो पढ़ते हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह। बहुत नाजरीन, शुक्रिया आपका भी आपका। शुक्रिया कि आपने आपने हर शाम की तरह हमें सुना, हमारे मेहमान को अपनी आवाज़ से नवाजा। मैं आपको बता दूं नदीम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है शायद। तो आपकी आवाज़ आ रही जी, जी। आपको मुझे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया से रोज शाम की तरह हमें लोग देख सुन रहे थे। आप फेसबुक पर आप जब इसको देखेंगे तो आपको सारे लोग दिखाई दे जाएंगे। जनाब नुसरत अली खान काजी साहब, जनाब फारूक शेख साहब, जनाब अशफाक उमर साहब, जनाब मुबारक हुसैन साहब, जनाब किशन गोपाल मीना, जनाब सलीम मोहिउद्दीन साहब, जनाब आलम बनारसी साहब, प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब, जनाब हमीदुल्लाह खान साहब, मोहतरमा तबस्सुम नाडकर साहिबा, आपके साथ ही आपको सुन रहे थे जनाब मोहम्मद उमर फारूक साहब, और जनाब जावेद अनवर साहब, जनाब मोहम्मद सालेहीन साहब। ये सारे लोग आपको पूरे प्रोग्राम में सुन रहे थे। जनाब जिया गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जनाब शाह हमीम साहब, जनाब फयाज खान साहब, ये सारे लोग, और मोहम्मद मिराज साहब, इन सब ने आपको सुना, आपको अपनी दुआएं भेजी, मुबारक भेजी। बहुत शुक्रिया और इन सब का भी। जी, इन इनको
इन तमाम जितने भी अहबाब यहाँ पे मौजूद थे, मैं इनका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि ये इन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पे बकायदा हमें लाइव सुना जी, और और प्रोफेसर मेरे काम से प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब, प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब आपको शुक्रिया कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक की इरफान ओर साहब से। को शुक्रिया तो मैं अदा कर और रहा हूं। मैंने शुरू में अदा किया और अभी मैं उनका अदा कर रहा हूँ शुक्रिया, उनका शुक्रिया कि मोहब्बत से जो है मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और जी बाकी सारी चल रहे हैं। जी। आ, और नाजरीन, आपसे कल शाम फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, शब खैर।